हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जिसमें आज हम क्लैट 2021 में पूछे गए करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने हमारे और भी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें एंजॉय किया हो, जिसमें हमने काफी ईयर्स के क्वेश्चंस को कवर करा हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन। पर सबसे पहले जानेंगे कि भाई करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। So there were around 35 क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी का रहता है क्लैट एग्जाम में। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। नाउ देयर आर सर्टेन पैराग्राफ्स आर गिवन। उन पैराग्राफ्स को पढ़कर आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे करंट अफेयर्स और जनरल स्टैटिक जीके का जो पार्ट है उनके प्रश्नों के उत्तर करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पैराग्राफ आपके सामने है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो थ्रू विद द पैराग्राफ, विल रीड द फ्यू लाइंस सो दैट वी गॉट एन आइडिया कि भाई क्या है बेसिकली पैराग्राफ में पूछा गया, क्या है सेंट्रल आइडिया, क्या है टाइटल, क्या हो सकता है बेसिक, ठीक है जी। इसके अलावा आपको बेसिक न्यूज का आइडिया रहना चाहिए, या अगर स्टैटिक जीके से रिलेटेड है तो बेसिक आपको टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। एक थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है कि भाई जो पैराग्राफ गिवन है क्या उसको पढ़ के ही हम आसानी से क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि जैसा आप स्कूल में पढ़ते थे कि भाई पैसेज आपने इंग्लिश में पढ़ा और उसमें ही आपको आंसर्स की हिंट मिलेंगी एंड यू कैन राइट डाउन। हियर जस्ट पैसेज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है ना। जो न्यूज में रहा हो या कोई स्टैटिक जीके से है, क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे से अलग से टॉपिक का नॉलेज होना जरूरी है। सो यहाँ पे जो हिंट्स हैं वो आपको मदद करेंगे जो पैसेज में है, बट ऐसा नहीं है कि इनके आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। आपको सेपरेट नॉलेज उस टॉपिक का होना ही चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स का है, स्टैटिक जीके का। चलो इस पैसेज के कंटेक्स्ट में ही समझते हैं। स्टार्टिंग इन अप्रैल 2020, चाइना अमेज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड armaments along the disputed line of actual control in eastern Ladakh, an area along the LAC line of actual control, leading the standoff and skirmish at certain point। ठीक है जी। तो जो आपका स्क्रिमिश हुआ था 2020 में, ठीक है, कब हुआ था? अप्रैल 2020 में, भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर एरिया पे, उससे रिलेटेड आपका ये बेसिकली टॉपिक है। कौन सा था? गलवान वैली इशू। इफ यू रिमेंबर, गलवान बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा था उस समय, गलवान वैली इशू जो था। तो इफ यू हैव एन आइडिया, उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद है तो आंसर कर पाएंगे। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी मूव्ड इनटू इंडियन टेरिटरी एंड बिल्ड फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर एंड डिफेंसेस, चेंजेस द स्टैट्यू क्यू ऑन द ग्राउंड। बेसिकली मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, बाकी पैसेज आप पढ़ेंगे अलग से, ठीक है जी। वही पैसेज की समरी रहेगी, है ना। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि इंडियन जो टेरिटरी है यहाँ पे कुछ आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा बिल्ड किए गए, अपोज्ड बाय इंडियन फ्रंट, ठीक है जी। कुछ जगहों पे ये देखने को मिला और कुछ जगहों पे जो बिल्कुल बॉर्डर एलएसी के साथ साथ इंडियन आर्मी रोड कंस्ट्रक्ट कर रही थी, ठीक है जी, जो दौलत बेग गोल्डी तक जाता, उसका विरोध जो था पीपल लिबरेशन आर्मी ने करा। इसी के बीच ये स्क्रिमिश होता है एंड काफी लॉस दोनों ही फ्रंट से होता है, दोनों तरफ से काफी सोल्जर्स की इसमें जाने भी गई थी। तो ये बेसिक है स्टूडेंट। अब जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। वायलेंट क्लैशेस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज आर्मी व्हिच रिजल्टेड इन डेथ ऑफ अराउंड 20 इंडियन सोल्जर्स and unknown number of Chinese soldiers occurred on। कब ये घटना घटित हुई? These are your four options: May 5, 2020, June 11, 12, 2020, June 15, 16, 2020 and July 13, 2020। किस दिन ये घटना घटित हुई? तो आप देखिए सिंपल है कि अगर आपने वो पढ़ा है एग्जैक्ट न्यूज में, आपको याद है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन इस पैसेज में भी कहीं एग्जैक्ट डेट का कि कब ये स्क्रिमिश हुई थी जिक्र नहीं है, ठीक है जी। चल तो अब जरा आंसर देखते हैं। सही आंसर जो है इसका सी रहेगा। 15-16 जून का ये समय था जब
भिड़ंत होती है 20 भारतीय जवानों की बेसिकली शहीदी इसमें होती है। China didn't disclose the number that how many soldiers, Chinese soldiers lost their lives in this skirmish। एक अंदाजे के अनुसार तकरीबन 40 सोल्जर्स की, चाइनीज सोल्जर्स का इसमें डेथ हुई थी, बट चाइना ने डिस्क्लोज करा ही नहीं। तो ये चाइना की टेक्निक है बेसिकली। ऑलराइट, बट 20 इंडियन सोल्जर्स बेसिकली शहीद हुए थे। चलो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डिड द वायलेंट क्लैशेस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स अकर्ड व्हिच caused casualties on both side? नकुला, धन सिंह थापा पोस्ट, गलवान वैली और सियाचिन। नाउ बैक टू द पैसेज। एक बार पैसेज देखा हमने, कहीं भी डायरेक्ट वर्ड मेंशन नहीं किए हैं कि किस जगह पर जो है बेसिकली स्क्रिमिश हुआ, बट क्योंकि हमें अंदाजा रहना चाहिए, मैंने कहा ना कि टॉपिक का आपको यहां पे सिर्फ हिंट्स मिलेंगे कि ईस्टर्न लद्दाख, वेस्टर्न लद्दाख, किसी लेक का नाम हो सकता है ना, लेकिन एग्जैक्ट जो है लोकेशन नहीं है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है गलवान वैली रीजन है, तो यहां पर जो है आपका सी अगेन इज द राइट आंसर। Galwan Valley is here, is the correct one. Now talk about question number 3. The violent incident leading to death of soldiers took place at कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट? पेट्रोल पॉइंट 13, पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 16। Yes students, kindly answer. Question number 3 is on your screen. The violent incident leading to death of soldier took place at, कहां पे, किस पेट्रोल पॉइंट पे हुआ था? सो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इतनी डिटेल में तो नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना? अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल पॉइंट 14 था जहां पर बेसिकली इंसिडेंट हुआ था। देखिए डिफरेंट पेट्रोल पॉइंट्स जो बॉर्डर एरिया है माफी चाहूंगा, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है, तो डिफरेंट जो बॉर्डर एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आपका, वहां पे डिफरेंट पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, ठीक है जी। तो ये 14 पेट्रोल पॉइंट था। Question number 4. The length of line of actual control of Indo-China border is? Yes, students, kindly answer. You have 4 options: 2788 kilometer, 3213 kilometer, 3317 kilometer, and 3488 kilometers. The length of line of actual control of Indo-China border is? So here again D is correct one student, 3488 kilometers is the correct one। ठीक है जी, जो भारत और चाइना के बीच का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी बाउंड्री है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। डी इज द करेक्ट वन। नाउ पैसेज में इसका भी कहीं जिक्र नहीं था, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिजॉल्व्ड बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन फरवरी 2021? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या बेसिकली जो रेजोल्यूशन निकला इसका, ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। चाइनीज साइड विल मूव बैक इट्स ट्रूप्स टू ईस्ट ऑफ फिंगर 8, ठीक है जी, ये पॉइंट्स हैं, अलग अलग फिंगर्स के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन साइड विल मूव इट्स ट्रूप टू इट्स परमानेंट बेस नियर फिंगर 3, ठीक है जी। Both sides shall demolish structures built after April 2020 के बाद बने हुए सभी स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश दोनों तरफ से किया गया। मोराटोरियम ऑन पेट्रोलियम इन द अफेक्टेड एरिया, तो क्या सही आंसर होगा या डी रहेगा? यहां पे स्टूडेंट सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ये सभी पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। दीज ऑल एक्टिविटीज वर टेकन, ठीक है जी, एज द एंड ऑफ दिस स्क्रिमिश, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। So these were the 5 questions of the passage 1. Now talk about the passage 2. As soon as the coronavirus hit the world, India emphasized the imperative of collaboration to overcome the inimical health and economic impact of the virus. So basically passage talk about जो impact है कोरोना वायरस का, ठीक है जी, कैसे ग्लोबली इफेक्ट उसका पड़ा है, उससे संबंधित पैसेज है। It was with this objective that the Indian government organized a virtual meeting of SAARC leaders on March 15, 2020। तो जो 2020 में SAARC, ठीक है जी, साउथ
साउथ एसोसिएशन ऑफ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, साक के नाम से हम जानते हैं, उसका सेशन जो हुआ था उसमें बेसिकली जो कोविड का इंपैक्ट था ग्लोबली उसको डिस्कस किया गया। इससे रिलेटेड आपका ये पैसेज है, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। क्या कुछ इसमें किया गया, ठीक है जी, की पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ पैंडेमिक, इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट इट इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ramped the production of essential medicines like hydrochloric paracetamol as well as personal protection equipment, है ना। ये तो हमने उस बेसिकली उस दौरान पढ़ा सुना ही था कि भाई पूरी दुनिया में भारत ने जो है अपना एक फार्मेसी हब भारत बना और रोल प्ले किया, ना सिर्फ साउथ एशिया में, ठीक है जी, बाकी देशों में भी भारत ने बहुत ज्यादा सहायता की। मेडिसिन, पीपीटी जो आपकी किट्स थी, ठीक है जी, ये भी आपकी प्रोवाइड करी। चलिए अब जरा क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला सवाल, द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज, कौन है हमारे मिनिस्टर? श्री मनसुख मांडविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर अश्विनी कुमार चौबे, श्री राजनाथ सिंह। देखिए सिंपल सवाल है, तो कौन है आपको आंसर पता होना चाहिए। अब ये सवाल बेसिकली 2021 के क्वेश्चन का है, तो उसको उस दौरान जो थे वही आपको आंसर करना होगा। सो हियर ऑप्शन ए स्टूडेंट इज द करेक्ट वन, श्री मनसुख मांडविया। देखिए पैसेज में कभी कहीं भी जिक्र नहीं है, हिंट्स गिवन होती हैं बट डायरेक्ट आंसर आपको नहीं होगा, तो इन जर्नल ही आपको नॉलेज होना चाहिए। चले, सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, और अभी भी श्री मनसुख मांडविया ही जो है भारत के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चले अगला सवाल, व्हाट इज द अमाउंट दैट इंडिया हैज क्रिएटेड टू कंट्रीब्यूट इन सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड? क्या अमाउंट भारत ने पे किया? 20 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 17 मिलियन? हाँ जी, एक कोविड-19 इमरजेंसी फंड, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया गया था, because SARC is the leading organization of South Asia and India is the leading nation of South Asia, also a leading member of SARC। तो भारत यहां पे सबसे ज्यादा पे किया है, जो कोविड-19 इमरजेंसी फंड बना 20 मिलियन इसमें भारत की तरफ से दिया गया। चलिए जी अगला सवाल है, सॉरी यहाँ पे 10 मिलियन है, ए की जगह आपका आंसर बी रहेगा, 10 मिलियन इज द करेक्ट वन। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following countries were the first to receive supplies of vaccines from India? हाँ जी, पहले वो कौन से दो देश थे जिसमें भारत ने सहायता करी है? मतलब वैक्सीन इंडिया ने प्रोवाइड कराया। चार ऑप्शन आपके सामने, स्टूडेंट काइंडली आंसर। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी वायरल बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना, तो थोड़ा मेरी भी हेल्थ अच्छी नहीं है। सो kindly respond student, what shall be the correct one? Here the option D, भूटान एंड मालदीव were the first nation जिन्होंने बेसिकली जो था, भारत ने बेसिकली फर्स्ट इन देशों को सप्लाई करा। देखिए ये जो देश है भारत के पड़ोसी देश हैं, साउथ एशिया का हिस्सा है और ऑब्वियसली नीडी नेशंस थे, तो भारत ने सबसे पहले भूटान और मालदीव को प्रायोरिटी यहां पर दी है। Talk about question number 9 here. Under which of the following initiatives has the government of India decided to supply vaccines to the foreign countries? हाँ जी स्टूडेंट, वैक्सीन उजाला, वैक्सीन दोस्ती, वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन रिश्ता। किस इनिशिएटिव के तहत भारत ने फॉरेन नेशंस को जो था कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड कराई? सो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वैक्सीन मैत्री करके इनिशिएटिव उस समय इनिशिएट करा गया था कोविड-19 में, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में पूरे उस समय जो था भारत ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसी इनिशिएटिव के तहत वैक्सीन मैत्री के तहत ही जो था डिफरेंट नेशंस को वैक्सीन प्रोवाइड कराई गई। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। कोवैक्सीन, इंडियाज इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, हाँ जी स्टूडेंट, ICMR and BBIL, ICMR only, BBIL only,
और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। These are the four options you have. Kindly answer. किसके द्वारा कोवैक्सीन जो बहुत ज्यादा फेमस रही, बहुत ज्यादा सक्सेसफुली लीड करा इंडिजिनियसली कोविड-19 वैक्सीन? सो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट रहेगा, ICMR एंड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने के कोलैबोरेशन से ही ये मेडिसिन बन पाई। चलिए स्टूडेंट, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ पैसेज 2. नाउ टॉक अबाउट पैसेज 3. There is really nothing new, not already anticipated in distressed planet since the emergence of human species life nearly 2 million years ago. Now, दो जो पैसेज अभी हमने डिस्कस करे हैं पहले, ये दोनों ही करंट अफेयर से संबंधित थे। ये जो पैसेज है ये स्टैटिक जीके से आपका है। So a long prehistoric of interfaith dialogue entailing the reciprocal relation between religious tradition and the robustness of the very idea of human being and having rights precede the recent UN movement of faith for right. ठीक है जी, तो बेसिकली ये भी है, तो ये स्टैटिक जीके का, लेकिन करंट एसोसिएशन इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, जो आपका F4R फ्रेमवर्क जो है, ठीक है जी, उससे संबंधित है ये, जिसका उस समय सेशन हुआ था। तो क्या इसमें कुछ डिस्कस किया गया है, और जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट्स हुई हैं, प्री हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, किस प्रकार से, है ना, उसी से संबंधित ये आपका टॉपिक रहेगा। क्वेश्चंस पढ़ेंगे साथ साथ स्टूडेंट्स, तो इट विल हेल्प यू। ये तो पैसेज छोटे हैं स्टूडेंट, कई बार पैसेज बहुत बड़े होते हैं, मैं इसीलिए सभी पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहा, या आप जब सॉल्व करेंगे तो पैसेज पढ़ के ही पूरा सॉल्व कर रहे, ठीक है जी, या इंटरवल्स में पढ़ ले कि 4-5 लाइन्स पढ़ने के बाद यू कैन गो थ्रू विद द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम उसी से संबंधित आपको हिंट्स मिल जाएंगी पहले 2 क्वेश्चंस की। When was the first human right declaration adopted by the United Nation? So primarily यहाँ पे जो आपका टॉपिक है यूनाइटेड नेशन या उनके फ्रेमवर्क से एसोसिएट है। ठीक है जी, सो पहला सवाल देखिए जी, पहला फर्स्ट ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कब अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा? सिंपल सवाल है। ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल, काइंडली रिस्पॉन्ड। तो ऑप्शन यहां पे जो सी है, 10 दिसंबर 1940 इज द करेक्ट। ठीक है जी, फर्स्ट ह्यूमन राइट जो डिक्लेरेशन था अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन वाज ऑन दिसंबर 10, 1948। चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज एन डैश बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो कमीशन है आपका, काउंसिल है सॉरी, ये किस प्रकार की बॉडी है यूनाइटेड नेशन की? ये ध्यान देना है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एक अलग संस्था है, हालांकि इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है जी, तो 4 ऑप्शन है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल है, क्वासी गवर्नमेंटल है, मल्टी स्टेक होल्डर। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन ए, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही काम करती है। ठीक है ना, अलग से ये बॉडी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। चले 13, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट and the International Covenant on Civil and Political Rights and its 2 optional protocols have been adopted under the auspices of the United Nations and are collectively referred to as। हाँ जी स्टूडेंट, क्या कहा जाता है? ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द International Covenant on Economic, Social and Cultural Right and the International Covenant on Civil and Political Rights। तो इसको बेसिकली क्या नाम दिया गया है मिलकर? ये 4 ऑप्शन है आपके, मैग्ना कार्टा लिबरेटन, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन एंड इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस यू हैव। बहुत सिंपल सवाल है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में जान पड़ा है तो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। ऑप्शन बी ये करेक्ट रहेगा। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया था 1948। ठीक है जी, चलो अब जरा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेथ फॉर राइट्स F4R is to provide space for a cross disciplinary reflection and action on the deep and mutually
in reaching connections between religion and human rights, which of the following is not one of the considered on commitments of faith for rights? ठीक है जी, faith for rights जो है इसी टाइटल के तहत जो था, ये रिसेंटली जो ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का समिट हुआ था, इसी के तहत हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सिंपल सवाल है आपका। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। चार ऑप्शन है, ध्यान से पढ़े। पहला है टू प्रिवेंट द यूज ऑफ नोशन ऑफ स्टेट रिलीजन टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और ग्रुप, टू रिविजिट religious interpretation that appears to perpetuate gender inequality and harmful stereotype, or even condone gender-based violence, or to refine the curriculum, teaching material and textbook, rectify harmful stereotypes। तो क्या रहेगा? और टू प्रमोट रिलीजियस डोगमेटिज्म। डी यहां पे स्टूडेंट सही आंसर है आपका। ठीक है जी, जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव of the faith for right is to provide space for a cross disciplinary reflection and action is basically to promote religious dogmatism। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से भी सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। इज नॉट है बेसिकली, बाकी है ये सभी, ये जो है आपका, क्योंकि ये रिलीजियस डोगमेटिज्म की बात कर रहा है, रिलीजियस पॉइंट इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सभी जो है इसका एक हिस्सा है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है ऐसा ही सवाल पूछा जाए, रिपीट ही हो, लेकिन एटलीस्ट यू गॉट एन आइडिया कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। इन इंडिया, which of the following statutory organization is responsible for the protection of and promotion of human rights? बहुत सिंपल सवाल है ये तो। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये तो बेसिक सवाल है, ये तो आना चाहिए आपको। तो यहां पर बी जो है स्टूडेंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज द करेक्ट। ठीक है जी, फाउंडेड इन 1993। ऑलराइट, बी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला पैसेज देखेंगे आप। यूनेस्को न्यू दिल्ली along with the National Mission for Clean Ganga and other partners organized a hybrid event with school children and teachers to celebrate World Water Day। वर्ल्ड वाटर डे से संबंधित ये आपका पैसेज है 2021 का, जो वर्ल्ड वाटर डे था। ठीक है, द इवेंट इंक्लूड फैसिलिटेट द विनर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। जो वर्ल्ड वाटर डे 2021 था, उससे संबंधित जो फैसिलिटेशन प्रोग्राम भारत में न्यू दिल्ली में हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, तो क्या बेसिकली इसमें कुछ डिस्कस करा गया, इसी के इर्द गिर्द ये पैसेज आपका घूमता है। पहला सवाल देखेंगे, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। देखिए पैसेज में डेट आपकी मेंशन नहीं है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, डेट मेंशन नहीं है, तो आपको अंदाजा, आपको आइडिया होना चाहिए कि कब सेलिब्रेट करा जाता है। हो सकता है वीक मेंशन हो, मंथ मेंशन हो, ठीक है जी, लेकिन डेट यहां पे मेंशन नहीं है। तो आंसर करें, बहुत सिंपल है वैसे तो ये सवाल, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो यहां पे जो सी ऑप्शन है आपका, सी जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 22 मार्च को जो है हर साल वर्ल्ड वाटर डे या इंटरनेशनल वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021 वाज, क्या थीम थी 2021 की? वैल्यूइंग वाटर, कंजर्विंग वाटर, सेविंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। तो ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट करेक्ट है, वैल्यूइंग वाटर जो था 2021 के वर्ल्ड वाटर डे की थीम रही थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड, हाँ जी, एक कैंपेन लॉन्च करा था। चारों ऑप्शन सामने हैं। सो ऑप्शन जो बी है आपका, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये कैंपेन जो था नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इनिशिएट करा गया था, लॉन्च करा गया। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, द नेशनल वाटर मिशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2009। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल? ध्यान देना, नॉट अ गोल पूछा है NWM का। नेशनल वाटर मिशन का कौन सा इसमें से गोल नहीं है? सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव
वाटर डेटाबेस इन पब्लिक डोमेन एंड असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज, हाँ जी, प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शंस फॉर वाटर कंजर्वेशन। सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। देखिए जब बड़ी स्टेटमेंट होती है ना तो बड़े ध्यान से पढ़नी होती है, नहीं तो आप गलत आंसर कर देंगे। हाँ जी, तो यहां पे स्टूडेंट पूछा है कौन सा जो है गोल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। हाँ जी, बड़ा सिंपल है जी, यहां पर जो सी ऑप्शन है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटाबेस इन पब्लिक डोमेन, कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटाबेस इन पब्लिक डोमेन इन असेसमेंट ऑफ द इंपैक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन क्लाइमेट चेंज, ये गोल्स में शामिल नहीं है। इसके अलावा ये सभी पॉइंट जो है गोल्स में शामिल किए गए थे नेशनल वाटर मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन, in 2019 the Ministry of Jal Shakti was formed after merging the Ministry of Drinking Water and Sanitation and the Ministry of Dash। हाँ जी स्टूडेंट, in 2019 the Ministry of Jal Shakti was formed, किसके सौजन्य से बना था? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एंड सेकेंड मिनिस्ट्री कौन थी? वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, वाटर कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन, एंड इनलैंड वाटरवेज एंड गंगा रिजुविनेशन। तो आंसर करेंगे जहां पे जो ऑप्शन आपका ए है स्टूडेंट करेक्ट है। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तो था ही, साथ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल रही। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट। आज के लिए इसका जो सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आई होप समझ पाए हो कैसे सवाल पूछे गए हैं। मैक्सिमम करंट अफेयर सेक्शन ही आज हमने डिस्कस करा है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।